नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया होगा दोस्तों, आज की ये जो क्लास है आपके लिए दोस्तों मैराथन क्लास है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं लगभग आपको दोस्तों 200 से 250 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और दोस्तों चैप्टर वाइज आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न इस प्रकार से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों कि आप जो स्टूडेंट फिटर, मैकेनिकल, वेल्डर, डीजल और आपका ट्रैक्टर वाले जो होते हैं वो, इन सभी ट्रेडों के लिए दोस्तों एक फिटर हुआ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों फिटर वाले। तो ये जितनी भी ट्रेड मैंने बताई हूँ सभी के लिए दोस्तों कॉमन क्लास ये होने वाली हैं और इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, तो एक एक करके सारे प्रश्न आपको देखने हैं। वीडियो को दोस्तों अगर लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है दोस्तों। और ये दोस्तों कम से कम मैं बता दूं लगभग दोस्तों आपको 1 घंटे से ऊपर की क्लास होने वाली है ये, क्योंकि दोस्तों मैराथन है, लंबी क्लास होने वाली है तो फिक्स ही है दोस्तों। इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर हैं और इससे जस्ट अगली क्लास जो होगी आपकी उसमें भी दोस्तों आपके लगभग 5 ही चैप्टर होंगे। यानी दोस्तों जो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है और जो पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन में आया है यहाँ पर जो है लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारा फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों धातुओं, धातु, अधातु और मिश्र धातु। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्न देखने हैं और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपका ये, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और फर्स्ट प्रश्न है आपसे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है। तो किसके इस मिश्रण से बनता है दोस्तों, ये कॉपर और टिन के मिश्रण से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं जो आंसर मैं आपके लिए बताऊंगा आपको प्रश्न और आंसर पर केवल ध्यान देना, ऑप्शनों पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं सारे ऑप्शन बताते चलूँ तो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। यही वीडियो दोस्तों कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लगभग होगी और आपके पास इतना समय है नहीं। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे ही मैं प्रश्न बताऊंगा डायरेक्टली आपके लिए आंसर बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ब्रॉन्ज की बात की जा रही है तो कॉपर और टिन से मिलकर ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है ब्रास निम्न में से क्या है, यानी ब्रास क्या है दोस्तों। तो ये है दोस्तों नॉन फेरस एलॉय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्रोमियम स्टील क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है दोस्तों फेरस एलॉय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है। ब्रांज वहाँ पर मैंने बताया दोस्तों ब्रांज, यहाँ पर पूछा गया है ब्रास। तो किसके मिश्रण से दोस्तों, कॉपर और जिंक के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है फॉस्फर ब्रांज मिश्रण होता है, फॉस्फर जो ब्रांज होता है वो किसका मिश्रण होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसका होता है दोस्तों, ब्रांज और फॉस्फरस का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से नॉन फेरस मेटल कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है नॉन फेरस मेटल। तो ये है आपका दोस्तों तांबा भी है, टिन भी है, एलॉय भी है। तो ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है निम्नलिखित में से निम्न में से धातु का वह गुण कौन सा है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती है। तो कौन सा है दोस्तों, डक्टिलिटी। इसी गुण के कारण दोस्तों तार बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। डक्टिलिटी को दोस्तों तन्यता भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों वह धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए और या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और टूटती नहीं है, यह गुण क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों टफनेस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मेलिएबिलिटी यानी दोस्तों आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मेलिएबिलिटी क्या होती है दोस्तों? चोट सहन करने की शक्ति, आघात वर्धनीयता। तो ये होता है दोस्तों आपका सोना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सोने में सबसे अधिक मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु का खिंचाव शक्ति लगाई जाती है, धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह टूटती नहीं है। तो यह है दोस्तों आपका टेनासिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? पिग आयरन के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस धातु के उत्पादन में कुपोला फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों कास्ट आयरन के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टील की हार्डनेस जो है दोस्तों बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 14 कि 18/8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय क्या है। तो क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों 18% क्रोमियम और 8% निकल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। तो किसके कारण दोस्तों? प्लास्टिसिटी के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है। किस गुण पर करता है दोस्तों? इलास्टिसिटी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप आपसे पूछा है, तो यह है दोस्तों आपका रॉट आयरन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है दोस्तों? कास्ट आयरन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। तो ये होती है दोस्तों तांबे में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और तांबे की जगह यहाँ पर दोस्तों चांदी होता है, तो तांबे से ज़्यादा किस्म होती है चांदी में। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। तो सबसे अधिक कठोरता किस में पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है दोस्तों हाई कार्बन स्टील में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इसलिए तो दोस्तों जितने भी कर्तन औजार होते हैं, काटने वाले औजार होते हैं, उनके दोस्तों जो टिप बनाई जाती है, जो औजार वो बनाए जाते हैं, वो सभी हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है अलोह धातु का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो अलोह जिसमें लोहा पाया ही नहीं जाता, तो यह है दोस्तों आपका एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। तो सबसे कम वातावरण का दुष्प्रभाव किस पर होता है दोस्तों? एल्युमिनियम पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। मशीनों की बॉडी बनाई जाती है पिग आयरन, कास्ट आयरन, तांबा या एल्युमिनियम। तो आंसर होगा दोस्तों कास्ट आयरन। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता। तो किसका नहीं खींचा जा सकता दोस्तों? कास्ट आयरन, क्योंकि ये कठोर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती। तो ये नहीं की जा सकती दोस्तों रॉट आयरन की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। तो किसको नहीं किया जा सकता दोस्तों? कास्ट आयरन को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, इसमें आपसे पूछा है निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है। तो वही मैंने पीछे बताया था दोस्तों हाई कार्बन स्टील का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। बता चुका हूँ दोस्तों रॉट आयरन को। सॉरी दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, ये कास्ट आयरन होगा आपका।
फोर्ज नहीं किया जा सकता। तो ये है दोस्तों कास्ट आयरन आपका। अगला है निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हाई कार्बन स्टील। अगला है गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों जिंक का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा है निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? कॉपर से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है? किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका सिल्वर का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, ठीक है। अगला प्रश्न है देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है आपका। प्रश्न नंबर 31 निम्न में से कौन लौह अयस्क को साफ करने की विधि है? तो कौन सी है दोस्तों? भारात्मक पृथक्करण ये भी है दोस्तों, चुंबकीय पृथक्करण ये भी है दोस्तों, और दबाव पृथक्करण ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलोइंग तत्व कौन कौन से हैं? स्टेनलेस स्टील के बारे में आपसे पूछा है, इसके एलोइंग तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों आपके क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस धातुओं का एलॉय मंजू धातु होता है? मंजू मेटल भी कहते हैं इन्हें दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों आपका जिंक और कॉपर, यानी कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों मंजू मेटल जो होता है दोस्तों कॉपर और जिंक के मिश्रण से मिलकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 34 निम्न में से किन धातुओं के मिश्रण में मोनल धातु जो है बनता है? किन धातु के मिश्रण से मोनल धातु बनता है? तो ये बनता है दोस्तों निकेल और कॉपर के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है साधारणतः आयरन ओर में कितना प्रतिशत लोह कण पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है दोस्तों? 40 से 65%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है व्हाइट मेटल एलॉय किस किस का मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों लेड, कॉपर, टिन और एंटीमनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों कॉपर, लेड, टिन, एंटीमनी से मिलकर ये जो है व्हाइट मेटल बना होता है। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 37 निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? टंगस्टन। ये कठोर बहुत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किस कारण किया जाता है दोस्तों इसका प्रयोग कास्ट आयरन का? अधिक कंप्रेसिव यानी लोड सहन करने के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से टिन के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? टिन सोल्डर की एलॉय धातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है HSS हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 0.75 से 0.75 से 1.0% तक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है, ये आपके लिए बता ही दिया है दोस्तों। आगे पूछा गया हाई स्पीड स्टील निम्न में से किस अनुपात में मुख्य एलॉय तत्व इनमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों इसमें देखिए 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है क्यूपोला फर्नेस भट्टी का ताप कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 1260 से 1340 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है? किस रेंज में होती है दोस्तों?
3 से 5%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में से एल्यूमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या है? क्या है दोस्तों? सॉफ्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यानी सॉफ्ट होता है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 46, धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर भी वह नहीं टूटती? तो किस गुण के कारण दोस्तों? टफनेस के कारण। अगला प्रश्न है और पूछा गया है खुरचन को रोकने वाला गुण क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है दोस्तों हार्डनेस। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में ड्यूरेलुमिन और हिंडोलियम एलो में 95% क्या होता है? तो इसमें 95% होता है दोस्तों एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है 49वां प्रश्न है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या परिणाम होता है? तो क्या होगा दोस्तों? हार्डनेस में वृद्धि होगी। कार्बन बढ़ेगा तो हार्डनेस तो बढ़ेगी ही। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में? यानी पिग आयरन के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 51 कि लोहे और कार्बन का मिश्रण निम्न में से कौन है? तो कौन सा है दोस्तों? स्टील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, यहाँ पर आगे आपसे पूछा गया है निम्न में से टिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये 4 कथन दिए गए हैं, टिन में से कौन सा सही है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका दोस्तों अधिकतर सोल्डरों का टिन एक मुख्य मिश्र तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यानी जितने भी शोल्डर होते हैं, टाँका जो लगाते हैं हम दोस्तों, उसमें टिन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। जितने स्टूडेंट हैं, फिटर और वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक वाले, वेल्डर वाले, उन सभी के लिए तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉप वो है क्लास ये। तो एक एक प्रश्न को आपको देखना है, समझना है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, शेयर जरूर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके लिए चैप्टर वाइज आपके लिए कराए जा रहे हैं, केवल वही प्रश्न में लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी पूछने की संभावना है ही ज़्यादा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 53, स्टील की फोर्जिबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? कार्बन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, यहाँ आपसे पूछा गया है ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु कितना होता है? तो ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु कितना होता है दोस्तों? 1150 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण क्या है? तो ग्रे कास्ट आयरन का गुण है दोस्तों हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है प्रश्न नंबर 55, निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है क्या है दोस्तों? तो ये तो मैंने बता ही दिया, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगला है प्रश्न नंबर 56, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्यूमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता? तो किसके कारण दोस्तों? इसमें स्ट्रेंथ की कमी होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये झटके सहन नहीं कर सकता, ये फिक्स है दोस्तों, क्योंकि कमज़ोर होता है, बहुत मुलायम होता है हल्का सा, इसलिए। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 57, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? लिथियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? अति मृदु इस्पात की आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होता है दोस्तों 0.15%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग करके आयरन को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है? तो किसका प्रयोग करके दोस्तों? जिंक का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में से ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? जो ब्रॉन्ज जो है किसका एलॉय है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो ये है दोस्तों कॉपर और टिन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुण के कारण धातु को रोल करके शीट बनाया जा सकता है? तो किसके कारण दोस्तों? मेलिएबिलिटी के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ आपसे पूछा गया है, धातु का वह गुण जिसके कारण लोड को हटाने पर डिफॉर्मेशन के बाद वह अपने वास्तविक आकार में आ जाता है, यह गुण क्या कहलाता है? तो ये क्या है दोस्तों? इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 63, धातु का वह गुण जिसके कारण वह बाहरी फोर्सों के प्रभाव के अंतर्गत बिना टूटे अपने आकार को बदल लेती है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है दोस्तों प्लास्टिसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर क्रेन हुक बनाया जाता है? तो किसका प्रयोग करके दोस्तों? रॉट आयरन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है? तो कौन सी है दोस्तों? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या, आपके जितने भी आपके धातु अधातु और मिश्र धातु थे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सारे के सारे आपके समाप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं तो दोस्तों व्यावसायिक और सुरक्षा के ऊपर। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसके भी सारे प्रश्न हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों व्यवसाय और सुरक्षा का, कि 5S का लाभ क्या है? तो 5S का लाभ है दोस्तों उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सी 5S अवधि जरूरत और अनावश्यक वस्तुओं के बीच अंतर करती है और कचरे को खत्म करती है? तो कौन सी है दोस्तों? शॉर्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, कौन सी 5S अवधि जरूरत और अनावश्यक वस्तुओं के बीच अंतर करती है और कचरे को खत्म करती है? ये मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों, शॉर्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, किस अवधि को गोल्डन हावर्स कहा जाता है? तो किस अवधि को कहते हैं दोस्तों? घटना के बाद पहले 60 मिनट को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, दिए गए अनिवार्य चिन्ह को पहचानिए, यानी ये किस प्रकार का चिन्ह है दोस्तों? तो ये है दोस्तों पैदल चलने वालों का मार्ग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि जलाऊ लकड़ी, कागज, कपड़े के कारण आग का वर्ग क्या है? तो देखिए दोस्तों, यह है क्लास ए वर्ग में आता है। और मैं आपको बता दूं, जितनी ठोस पदार्थ हैं उनसे अगर आग लगे तो क्लास ए में, द्रव की बी में, और गैस की सी में आती हैं, और अगर बिजली की आग हो तो वो डी में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, अनिवार्य चिन्ह की पहचान कीजिए। तो ये क्या है दोस्तों? रास्ता देने का, गिब्बे का। ऑप्शन नंबर सी 2 आपका सही आंसर होगा। ये गिब्बे का है दोस्तों, यानी रास्ता देने का जो है एक प्रतीक चिन्ह है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि कक्षा फायर सी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है, दिए गए चित्र की पहचान करें, यानी चेतावनी चिन्ह है ये दोस्तों, और इसकी आपको पहचान करनी है किस प्रकार का चेतावनी चिन्ह है। तो ये है दोस्तों विषाक्त खतरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, किस यांत्रिकी व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आते हैं? किस यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से आपको ये छांटना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है।
तो यह है दोस्तों आपका सौर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि दिए गए चिन्ह की अनिवार्य चिन्ह की पहचान करिए। ये किस प्रकार का चिन्ह है? तो यह है दोस्तों ओवरटेकिंग का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, ज्वलनशील और जलने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों फोम वालों का, फोम एक्सटिंग्विशर का, यानी आग बुझाने वाला झाग जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यानी फोम। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा, किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग पूरी तरह से असंवेदनशील है और बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता? तो कौन सा है दोस्तों? कॉमा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, आग लगने के 3 कारण क्या हैं? तो आग लगने सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, घबराहट का असर क्या होता है? तो घबराहट का असर होता है दोस्तों गलतियां करना। जब किसी को ज़्यादातर घबराहट होती है, क्या है, घबराहट के चक्कर में दोस्तों वो जल्दी में क्या करता है, किसी न किसी प्रकार की गलतियां कर देता है घबराहट होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि चेतावनी चिन्ह की पहचान करें। तो ये किस प्रकार का चेतावनी चिन्ह है? तो यह है दोस्तों आग का खतरा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, अपशिष्ट प्रबंधन की कौन सी विधि ऊर्जा संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? तो कौन सी विधि दोस्तों? रिसाइकलिंग करके। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यातायात टकराने का मुख्य कारण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ज्ञान की कमी, गलत दृष्टिकोण, वाहन के दोष, सड़क की विफलता। तो यह है दोस्तों ज्ञान की कमी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, कार्यस्थल में दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो क्या है दोस्तों? सुरक्षा सावधानियों का पालन करना सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी कारण दोस्तों दुर्घटना से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो यह है दोस्तों आपकी फर्स्ट एड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निषेधात्मक चिन्ह की पहचान करें। ये किस प्रकार का निषेधात्मक चिन्ह है? तो यह है दोस्तों आपका धूम्रपान और नग्न लपटें निषिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, 2 पहिया वाहनों के यात्रियों को कौन सुरक्षा संकेत विशेष रूप से लाभान्वित करता है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका सावधानी संकेत या सूचना संकेत या अनिवार्य संकेत या चेतावनी संकेत, इनमें से आपको एक बताना है। तो कौन सा है दोस्तों आपका? सावधानी संकेत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा है, ये रहा दोस्तों, कचरे से निपटने का कौन सा तरीका महंगा नहीं है? तो वही दोस्तों रिसाइकलिंग ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा है कि निषेधात्मक चिन्ह की पहचान करें। ये किस प्रकार का निषेधात्मक चिन्ह है? तो ये है दोस्तों, पानी से आग नहीं बुझाएं। ये देखिए दोस्तों, ये कोई मग है और ये इससे ऊपर पानी फेंका जा रहा है आग पर, तो ये निषेधात्मक है, यानी पानी से आग नहीं बुझाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, इस अनिवार्य चिन्ह की पहचान करें। तो ये किस प्रकार का चिन्ह है दोस्तों? हाथ की सुरक्षा पहने, यानी हाथ की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का जो है अनिवार्य चिन्ह होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है,
ज्वलनशील तरल और द्रवीभूत ठोस पदार्थों को किस आग की श्रेणी में रखा जाता है? तो किस आग की श्रेणी में? मैं आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों, बी श्रेणी की आग में, बी श्रेणी की क्लास में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बात करते हैं दोस्तों हैंड टूल से रिलेटेड। हैंड टूल हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं उनसे कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक करते चलो दोस्तों, शेयर करते चलो। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन स्टूडेंटों से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हैंड टूल का, कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग में किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? बॉल पेन हैमर का। अगला प्रश्न है दोस्तों BIS के अनुसार पेन हैमर कितने वजन तक के पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 0.1 यानी 1 kg से 0.9 kg तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो किसकी बनी होती है दोस्तों? प्लास्टिक हैमर की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो किसका दोस्तों? प्लास्टिक हैमर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 60 से 90 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है चॉकिंग जो होता है ये क्या होता है? तो चॉकिंग जो होता है दोस्तों ये हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ने की ये क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 49 से 56 HRC। हैमर की बात की जा रही है, हैमर के फेस की हार्डनिंग पूछी जा रही है, तो 49 से 56। अगला प्रश्न है बेंच वाइस के जॉ प्लेटें किस धातु की बनी होती हैं? तो बेंच वाइस की जो जॉ प्लेटें होती हैं वो बनी होती हैं दोस्तों टूल स्टील की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बनाए जाते हैं। बेंच वाइस के जो हैंडल होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं दोस्तों? माइल्ड स्टील के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेट स्पेनर के सिरे अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? सेट स्पेनर जो होता है इनका सिरा जो होता है अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये आपसे पूछा है। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्पेनर का दोष है? तो कौन सा है दोस्तों? क्रैंक भी है, जॉब का खुल जाना भी है, किनारे फट जाना भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं? हैंडल, शैंक, ब्लेड, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है? तो पेचकस का जो साइज लिया जाता है दोस्तों वो लिया जाता है शैंकी की लंबाई और टिप की चौड़ाई दोनों से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से प्लायर्स के भाग क्या क्या हैं? तो प्लास जो होती है, प्लायर्स देसी भाषा में हम प्लास बोलते हैं, लेकिन प्लायर्स होता है तो उसके देखिए दोस्तों हैंडल भी होता है, रिवेट भी होता है और जॉ भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है हैमर प्राय बनाए जाते हैं, हैमर जो है प्राय किसके बनाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों हाई कार्बन स्टील के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है, जो बेंच वाइस की जो बॉक्स नट होता है उसकी धातु कौन सी होती है दोस्तों, वो किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है दोस्तों कास्ट आयरन का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कारीगर को कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को मुट्ठी से लगाकर खड़ा हो, यानी दोस्तों उसकी कोहनी जिसे हम कहते हैं उसके बराबर में।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है हैमर का वर्गीकरण किया जाता है, तो किस आधार पर किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया जाता है दोस्तों किसके आधार पर, उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार। पेन का आकार किस प्रकार का है और तोल उसका वजन क्या है, उस आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टैप रहता है, क्यों? तो क्यों रहता है दोस्तों, इसमें आसानी से हैंडल फिट करके बेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों ये आपका कोई हैमर है मान लीजिए, और ये आपका कोई हैमर है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये जो हत्ता है ना, ये हैंडल जो होता है, ये आपने देखा होगा दोस्तों आर पार आता है, यहाँ तक आता है दूसरी साइड तक। तो ये होल जो होता है ना दोस्तों, ये हैंडल को फंसाने वाला, तो इसका जो आकार अंडाकार इसलिए होता है ताकि दोस्तों इसको बेज लगाकर, चिप जो होती हैं, लकड़ी की चिप्स जो होती हैं, उन्हें लगाकर फंसाकर उसे टाइट कर दिया जाए ताकि वो हिले नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हैमर की स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है। तो वही दोस्तों 49, 56 या 84। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस बाइस को पैरेलल जॉ बाइस भी कहते हैं, किस बाइस को पैरेलल जॉ बाइस भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेंच बाइस को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्राय नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल लाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों हम, स्नैपर्स, बायस, सी क्लैम्प या प्लायर्स। तो उसे कहते हैं दोस्तों हम स्नैपर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो किस प्रकार के दोस्तों, सेट स्पैनर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसकी बनावट में 2 जॉ भी होते हैं और एक जो फिक्स होता है जबकि दूसरा मूवेबल होता है। तो किस प्रकार के स्पैनर होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों एडजस्टेबल स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है जिस औजार की सहायता से पेचकस को कसा या ढीला किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। जिस औजार की सहायता से पेचकस को कसा या ढीला किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्तों पेचकस। यानी दोस्तों पेचकस को टाइट और ढीला करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेंच को। दोस्तों पेंच है ये, तो किसका प्रयोग किया जाता है, पेचकस का। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग करते समय छोटे टूल को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये आपसे पूछा है वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, प्लायर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा है प्लायर्स के कौन कौन प्रकार हैं, साइड कटिंग प्लायर्स, स्लिप जॉइंट प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये सभी जो हैं दोस्तों प्लायर्स के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, पेचकस का कौन प्रकार है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर या ये सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर होगा। ये सभी दोस्तों पेचकस के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 1 माइक्रोन का मान कितना होता है। तो 1 माइक्रोन का मान होता है दोस्तों 1.001 mm। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा स्पिनर षटभुजा आकार की छड़ का बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री कोण पर मोड़ दिया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, एलन की स्पिनर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 22 का साइज निम्न से लिया जाता है। तो 22 का जो साइज लिया जाता है दोस्तों वो लिया जाता है जौ की चौड़ाई से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा जा रहा है हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है।
तो हैमर के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है दोस्तों? कास्ट स्टील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 34 कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए किया जाता है दोस्तों क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न से कौन सा उपाय किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, फेस व पेन को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों कि बिजली के काम में कौन सा प्लायर्स पसंद करेंगे? बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर्स पसंद करेंगे? तो ये होगा दोस्तों आपका साइड कटिंग प्लायर्स, जिससे दोस्तों तारों को काटा जा सकता है। अगला है दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाएंगे? स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों हाई कार्बन स्टील के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? तो कौन सा करेंगे दोस्तों? फिलिप स्क्रू ड्राइवर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके जितने भी हैंड टूल थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला चैप्टर है दोस्तों हमारा कटिंग टूल। चलिए दोस्तों, कटिंग टूल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो हैं उन सारों को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक जिन स्टूडेंटों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो उस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों कटिंग टूल का प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस क्या होती है? तो चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस आपसे पूछी जा रही है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 53 से 59 HRC। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है? तो किसका प्रयोग करके दोस्तों? हाई कार्बन स्टील का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हैमर का भार चीजल की अपेक्षा कितना होता है? जो हैमर का भार होता है वो चीजल की अपेक्षा कितना होता है दोस्तों? 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है? तो किसका प्रयोग करके दोस्तों? इन सभी का, हाई कार्बन स्टील, लो एलो स्टील, हाई स्पीड स्टील, इन सभी का प्रयोग करके दोस्तों जो है हेक्सा ब्लेड जो है बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों 61 से 65 तक। तो 61 से 65 तक होती है, तो ये सभी होंगे दोस्तों 61 से 63, 61 से 62 से 65, 61 से 65, ये सभी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्न में से हेक्सोइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होनी चाहिए? यह आपसे पूछा गया है, तो आंसर होगा दोस्तों 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, फाइल की स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या औसत होती है? तो ये होती है दोस्तों 40 से 60 प्रति मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः रेती का टेपर भाग होता है 1/3, 2/3, 4/2 या 3/4। तो ये होता है दोस्तों 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से साधारण ड्रिल कार्यों के लिए किस लिप क्लियरेंस एंगल का प्रयोग किया जाता है? यानी दोस्तों साधारण ड्रिल कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल जो होता है कितना रखा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रखा जाता है दोस्तों 12 से 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, डबल फ्लूटेड ड्रिल कितने कटिंग एज होते हैं? यानी डबल फ्लूटेड ड्रिल में कितने कटिंग एज होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि डबल फ्लूटेड ड्रिल में कितने कटिंग एज होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, ड्रिल की स्पीड मालूम रहने पर ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों कटिंग स्पीड जो है घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 13, निम्न में से संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस स्पीड स्टील के लिए कितनी होती है? ये आपसे पूछा गया है। तो कितनी होती है दोस्तों? 62 से 65 HRC। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, निम्न में से रीमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के ओवरसाइज मान कितना रखा जाता है? तो ये रखा जाता है दोस्तों 0.05 mm। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 15, किसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीक कणों के रूप में हटाया जाता है? तो किसकी सहायता से दोस्तों? रेती की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेती का मुख्य भाग क्या क्या है? टैंक, पॉइंट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आंसर दोस्तों ए और बी, यानी टैंक और पॉइंट दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग ड्रॉ फाइलिंग में किया जाता है? तो किस फाइल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स्मूथ फाइल का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि होल में टूटे चैप को निकालने की नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? नाइट्रिक एसिड डालकर। बाकी टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा भी निकाल सकते हैं, नोज प्लायर के द्वारा, पेचकस के द्वारा। देखने के लिए दोस्तों नाइट्रिक एसिड के द्वारा नहीं निकाल सकते, और यही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस कारण से रीमिंग करने के बाद सतह पर धब्बे रह जाते हैं? तो किसके कारण रहते हैं दोस्तों? ये रीमिंग अलाउंस कम होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके तैयार साइज के निकट लाया जा सकता है? तो किस फाइल का प्रयोग करके दोस्तों? वस्टर्ड फाइल का प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों डेड स्मूथ फाइल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? तो कौन सी दोस्तों? डबल कट फाइल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? तो डबल कट फाइल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्न में से ड्रिलिंग टूल का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है दोस्तों ड्रिलिंग टूल का मुख्य कार्य? जॉब में वृत्ताकार सुराख करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों 0.8 mm। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है? तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? बिग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा दोस्तों, कि निम्न में से ठोस पीतल की लट्ठी को काटने के लिए ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या होनी चाहिए? पीतल की लट्ठी काटने के लिए तो ये होनी चाहिए दोस्तों 1.4 mm। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार की फाइल का प्रयोग चाबी बनाने के लिए किया जाता है? तो किस फाइल का किया जाता है दोस्तों? वर्डिंग फाइल का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 27, किस प्रकार की फाइल का प्रयोग चाबी बनाने के लिए किया जाता है? तो वर्डिंग फाइल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस कारण से ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराख बनाता है? तो किसके कारण दोस्तों? फीड की दर बहुत अधिक होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 29, निम्न में से होल के सिरे की बेवल करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? काउंटर सिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस कारण से रिमिंग करने पर होल में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। तो किस कारण नहीं आती दोस्तों, रिमिंग अलाउंस उपयुक्त ना होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस चीजल का प्रयोग करके ब्रास के वायरिंग में ऑयल ग्रुप काटे जा सकते हैं। तो किस चीजल का प्रयोग करके दोस्तों, हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या रहने पर ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार और स्मूथ ग्लेज हो जाता है। तो क्या रहने पर दोस्तों, व्हील का एब्रेसिव कार्य के उपयुक्त नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। वहीं अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 32 कि निम्न में से क्या रहने पर ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार व स्मूथ व ग्लेज हो जाता है। तो किस कारण होता है दोस्तों, व्हील का एब्रेसिव कार्य के उपयुक्त नहीं होता है, इसी कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है रफ फाइल का प्रयोग निम्न में से कब किया जाता है। तो रफ फाइल का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों, धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब बात करते हैं दोस्तों मार्किंग टूल की। 5 चैप्टर बोला था मैंने, 5 चैप्टर आपके लिए कराऊँ जिसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि रेगुलरली पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछने को देखने को मिलते हैं ये। अब बात करेंगे दोस्तों मार्किंग टूल की। तो चलिए दोस्तों मार्किंग टूल को भी हम देख लेते हैं। और मार्किंग टूल का फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिक पंच कोण का मान क्या होता है। तो प्रिक पंच कोण का मान होता है दोस्तों 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों निम्न में से डॉट पंच कोण का मान क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला पूछा गया है दोस्तों सेंटर पंच का कोण मान क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इसे याद आपको कैसे रखना है, पी डी सॉरी दोस्तों एक मिनट, पी डी सी, पी से प्रिक, डी से डॉट, सी से सेंटर, 30 60 90 इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ट्रेमल का प्रयोग वृत्त की मार्किंग के लिए किया जाता है लेकिन वह वृत्त कैसा होना चाहिए, बड़े व्यास का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्क्राइबर के पॉइंटर को कितने कोण में ग्राइंड किया जाता है। तो कितने कोण पर दोस्तों, 12 से 15 डिग्री कोण पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 निम्न में से सरफेस प्लेट के ग्रेडों की संख्या कितनी होती है। तो सरफेस फेस के प्लेट जो कि ग्रेडों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है सरफेस प्लेट किस आकार का बना होता है। तो सरफेस प्लेट जो होता है दोस्तों ये वर्गाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पंच किस धातु के बने होते हैं। तो पंच जो होते हैं दोस्तों ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है सरफेस गेज पर लगे स्क्राइबर का दूसरा सिरा कितने डिग्री कोण पर होता है। तो कितने डिग्री कोण पर होता है दोस्तों, 90 डिग्री के कोण पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से मार्किंग टूल कौन सा है। तो स्क्राइबर भी है, डिवाइडर, ट्रेमल ये सभी होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 निम्न में से ऑटोमेटिक पंच का कोण कितना होता है। यानी ऑटोमेटिक पंच जो होता है इसके कोण का मान कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है दोस्तों 60 या 90। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कार्य के लिए बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों बी ब्लॉक का प्रयोग, ये किया जाता है दोस्तों जॉब को सहारा देने के, गोल जॉब को सहारा देने के लिए। राउंड जॉब जो होती है यानी गोल जॉब जो होती है उनको सहारा देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कार्य के लिए बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो गोल जॉब को सहारा देने के लिए। अगला है दोस्तों कॉम्बिनेशन सेट का साइज
किससे लिया जाता है? जो कॉम्बिनेशन सेट जो होता है उसका साइज किससे लिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लिया जाता है दोस्तों ब्लेड की लंबाई से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? पंच का जो पॉइंट होता है उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों 55 से 59 HRC। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्राइबर बना होता है, स्क्राइबर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं दोस्तों हाई कार्बन स्टील के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता? तो किसका प्रयोग करके दोस्तों? ब्रास का प्रयोग करके। बाकी दोस्तों गिलास से बनाया जाता है, ब्रॉन्ज से बनाया जाता है, कास्ट आयरन से बनाया जाता है, लेकिन ब्रास से जो है दोस्तों सरफेस प्लेट नहीं बनाई जा सकती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जा सकता? तो दोस्तों ब्रास का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों सेंटर पंच का कोण कितना होता है? तो वही मैंने पीछे बताया था दोस्तों PDC 30-60-90। तो सी से सेंटर यानी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। वहीं प्रिक पंच का पूछा है तो PDC P यानी 30-60-90 तो 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो डिवाइडर को जो नुकीला बनाया जाता है वो बनाया जाता है दोस्तों ऑयल स्टोन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सरफेस गेज डैश डैश है। तो सरफेस गेज जो होता है दोस्तों ये चिन्हन और मार्किंग दोनों प्रकार का टूल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, चिन्हन और चेकिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में प्रयोग जो की जाती है वो पिन क्या कहलाती है आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कहलाती है दोस्तों गाइड पिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कार्य सरफेस गेज का नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना। बाकी ये तीनों कार्य हैं। किनारे के समांतर लाइन खींचना ये होता है दोस्तों सरफेस गेज का। सतह के समांतर लाइन खींचना ये भी दोस्तों सरफेस गेज का कार्य होता है। जॉब को फोर्ज चक पर सेंटर करना ये भी दोस्तों सरफेस प्लेट का कार्य है। लेकिन दोस्तों किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना ये सरफेस गेज का कार्य नहीं है। और यही आपसे पूछा है कि क्या कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार के पंच का उपयोग शीट मेटल शॉप में किया जाता है? तो किस प्रकार के पंच का किया जाता है दोस्तों? प्रिक पंच का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा हैंड टूल का प्रयोग मार्क करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों स्क्राइबर का प्रयोग। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग खराद में किया जाता है? किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग खराद में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सरफेस गेज का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों ऑटोमेटिक पंच में किस प्रकार की एनर्जी होती है? तो ऑटोमेटिक पंच जो होता है दोस्तों इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ऑटोमेटिक पंच किसकी सहायता से कार्य करता है? तो जो ये ऑटोमेटिक पंच होता है दोस्तों ये आपका कार्य करता है आपका दोस्तों स्प्रिंग की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों? स्प्रिंग की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका और यहाँ आपसे पूछा गया है ऑटोमेटिक पंच किसकी सहायता से कार्य करता है? तो स्प्रिंग की सहायता से। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 28 नॉन कोटेड सतह पर मार्किंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नॉन कोटेड सतह पर किया जाता है दोस्तों आपका मार्किंग
टूल ब्लू का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई कितनी होती है? तो पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई होती है दोस्तों 100 mm। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें मैंने आपके टोटल 5 चैप्टर कराए। एक तो था आपका दोस्तों धातु और अधातु और मिश्र धातु, एक था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी सुरक्षा और सेफ्टी, एक था कटिंग टूल, हैंड टूल और मार्किंग टूल। 5 चैप्टर मैंने आपके लिए करा दिए हैं, जिसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए कराए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और अगले बचे कुछ चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सभी के लिए कॉमन है, उनको भी मैं लेकर आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।